हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो सीपीसी एकेडमी का में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमारी क्लास नंबर 18 जो आज हम पढ़ने वाले हैं, और क्लास नंबर 18 में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने वो सारी चीज़ डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो अगर आपकी आज पहली क्लास है तो सबसे पहले आप हमारी प्ले लिस्ट में जाइए, जिसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम हम टारगेट करके चल रहे हैं, और दिल्ली पुलिस के साथ साथ हम यूपी एग्ज़ाम या एसएससी के इवन जो भी आपका एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन सबको मद्देनज़र रख के हमने ये आपकी जीएस की सीरीज़ हमने चला रखी है। ठीक, तो इस बैच को हमने यूट्यूब पर चला रखा है और इस बैच का नाम रखा है सफलता बैच। सफलता बैच इसलिए भाई जीएस के 50 नंबर आएंगे और 100 प्लस गारंटी है कि आपके 40 या 35 से 40 के समथिंग जो हैं आपको इन्हीं वीडियो से आपका कवर हो जाएगा। अगर विश्वास नहीं है तो आप खुद आपने देखी होंगी, पिछली अगर 17 वीडियो देखी होंगी तो आप सबको पता चली गया होगी हमारा कंटेंट जो है वो कैसा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे क्वेश्चन पे आएंगे, और उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सीपीसी एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप उसका एग्ज़ाम में बेहतरीन तरीके से लाभ उठा सकें। ठीक, तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए सीधे अपने आज का टॉपिक पे। ठीक, तो आज जो हमने पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जी आपका, हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं होम रूल आंदोलन। क्या पढ़ने वाले हैं जी? होम रूल आंदोलन हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो, होम रूल आंदोलन हम पढ़ेंगे, सबसे पहली चीज़ है कि भाई होम रूल आंदोलन था क्या, इसको किसने चलाया, और ये जो होम रूल आंदोलन है ये किसके द्वारा चला था, और भारत में कब ये होम रूल आंदोलन चला, वो सारी चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले होम रूल आंदोलन का अर्थ है कि भाई होम रूल मतलब स्वयं का शासन, या होम रूल मूवमेंट जो है इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1916 में, अप्रैल में। तो अप्रैल 1916 में ये आंदोलन आपका चला था। ठीक, और इस आंदोलन जो था बेसिकली सबसे पहले आंदोलन जो विश्व में चला था वो आपका आयरलैंड में चला था। कहाँ पर चला था? आयरलैंड में। तो आयरलैंड से प्रेरित होकर एक व्यक्ति था जिसका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, आप फोटो में देख भी रहे होंगे, बाल गंगाधर तिलक, जिसने भैया क्या है ये होम रूल आंदोलन चला दिया 1916 में। ठीक, अब एक व्यक्ति था, इसने होम रूल चला दिया कि भाई लोगों को जुड़ना चाहिए, अपना स्वयं का राज होना चाहिए, इस तरीके से इसने ये आंदोलन चला दिया। ठीक, और बाल गंगाधर तिलक का तुम्हें एक डायलॉग तो याद ही होगा, एक नारा तो याद ही होगा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ये बात किसने कही थी? तो जिस व्यक्ति का हम फोटो देख रहे हैं, इस पैरों का निशान लगाया, तो ये व्यक्ति ने कही थी, इसका नाम था बाल गंगाधर तिलक। ठीक, अब एक व्यक्ति था जिसका नाम था बैलेटाइन सिरोल। क्या नाम था जी? बैलेटाइन सिरोल। अब बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन चलाया, तो बैलेटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को क्या कह दिया कि भैया ये व्यक्ति जो है वो भारतीय अशांति का जनक है। मतलब ये व्यक्ति चाहता ही नहीं कि भारत में क्या हो, शांति हो। तो भारतीय अशांति का जनक किसने कहा बाल गंगाधर तिलक को? तो ये बात कही थी बैलेटाइन सिरोल ने। और जब बैलेटाइन सिरोल ने ये बात कही तो बाल गंगाधर भैया जो थे उन पर केस करने चले गए लंदन, कि भाई इसने बात मुझसे कही तो कही क्यों। और ये बात करने के लिए वो लंदन चले गए। तो होम रूल आंदोलन का जो पहला चरण था वो आपका खत्म हो गया। दोबारा इस होम रूल आंदोलन पे थोड़ी जान डाली। जो ये महिला दिख रही है आपको आयरलैंड की, ये महिला आयरलैंड की है और इसका नाम था एनी बेसेंट। क्या नाम था जी? एनी बेसेंट। तो ये आपकी जो महिला है जिसको हम फोटो देख भी रहे हैं, तो एनी बेसेंट ने आपका होम रूल आंदोलन का दूसरा चलन आपका चालू करा। और होम रूल आंदोलन जो है इसने पूरे भारत में फैलाने की कोशिश करी और पूरे भारत में फैला भी। लेकिन जब क्या हुआ, जब अंग्रेजों को पता चला कि भाई ऐसा आंदोलन चल रहा है, तो उन्होंने एनी बेसेंट को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करके कहाँ डाल दिया जी? जेल में डाल दिया। और भैया एनी बेसेंट थी वो जेल में चली गई, और इन्हें जो था आपका 2 साल बाद जेल से रिहा करा। और जब तक इन्हें रिहा होता तब तक ये होम रूल आंदोलन जो था आपका खत्म हो चुका था। तो आई होप आपको होम रूल आंदोलन स्टार्ट याद हो गया होगा कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1916 में हुई
1918 में ये खत्म हुआ। कहाँ से प्रेरित था? आयरलैंड से। होम रूल आंदोलन के दो चरण थे, एक बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था और एक किसने चलाया था? आपका एनी बेसेंट ने। किस व्यक्ति को भारतीय अशांति का जनक कहते हैं? तो आपका कौन है? बाल गंगाधर तिलक। और किस व्यक्ति ने दूसरा होम रूल आंदोलन चलाया था? तो एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट कहाँ की महिला थी? आयरलैंड के। बस इतनी बात आपको याद रखनी है होम रूल आंदोलन से। ठीक, अब हम नेक्स्ट मूवमेंट देखने वाले हैं। इस मूवमेंट का नाम है खिलाफत आंदोलन। अब देखो, खिलाफत आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो खिलाफत आंदोलन क्या था? एक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध। कौन सा युद्ध था जी? प्रथम विश्व युद्ध। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों ने एक तुर्की के लोगों से वादा करा था कि वे तुर्की को नहीं बांटेंगे, मतलब तुर्की के दो टुकड़े नहीं करेंगे। अब हुआ क्या? अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए और उन्होंने तुर्की के क्या कर दिए? दो टुकड़े आपके कर दिए। तो पूरे वर्ल्ड में एक आंदोलन चला जिसे हम बोलते हैं खिलाफत आंदोलन। और ये खिलाफत आंदोलन भारत में भी चला और भारत में तुर्की को विभाजन ना हो, तुर्की के टुकड़े ना हो। तो दो व्यक्ति थे, एक का नाम था जिन्ना और एक का नाम था शौकत अली। तो शौकत अली और मोहम्मद जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कहाँ करी जी? भारत में। और इन्होंने दिल्ली में इसकी पहली बैठक बुलाई और दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में खिलाफत आंदोलन की पहली बैठक हुई और उसकी अध्यक्षता करी थी महात्मा गांधी ने। किसकी? खिलाफत आंदोलन की। ठीक, जिससे महात्मा गांधी को किसका सहयोग मिल गया था? आपका सहयोग मिल गया था मुसलमानों का। ठीक, बस इतनी चीज आपको याद रखनी है। और इसकी अध्यक्षता करी थी 23 नवंबर 1919 को। खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता किसने करी? महात्मा गांधी ने। आई होप इतनी बात आपको याद हो गई होगी। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक, खिलाफत आंदोलन याद हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं असहयोग आंदोलन। ठीक, असहयोग आंदोलन की अगर बात करें तो भाई असहयोग आंदोलन जो था वो भारत का, अगर सबसे पहले बात करूं कि भारत का सबसे पहले जन आंदोलन कौन सा था या महात्मा गांधी का सबसे पहले मूवमेंट जिसमें पूरा भारत जुड़ा था, वो कौन सा आंदोलन था? तो वो आंदोलन था जी आपका असहयोग आंदोलन। ठीक, मतलब भारत का सबसे पहला जन आंदोलन कौन सा था? क्योंकि इसमें पूरी भारत की जनता ने पार्टिसिपेट करा था, वो था असहयोग आंदोलन 1920। अब भैया बात ये आती है कि 1920 का जो आंदोलन है, ये वाला असहयोग आंदोलन, ठीक है, इसको चलाया किसने? तो भैया याद रखना है कि किसने चलाया था? गांधी जी ने। भैया गांधी जी ने एक बात कही पूरे भारत के वासियों से, क्योंकि देखो गांधी जी ने इतने सारे आंदोलन कर लिए, इतनी सारी मूवमेंट हो गई थी कि लोगों का गांधी जी पर विश्वास बहुत ज़्यादा शामिल हो गया था, लोग उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगे थे। तो गांधी जी ने एक घोषणा करी कि देखो, अगर हम अंग्रेजों की चीज़ों का बहिष्कार करेंगे, तो होगा क्या? हम अंग्रेजों को 1 साल के अंदर जो है भारत से भगा देंगे। अब भैया लोगों ने महात्मा गांधी की बात सुनी, उसको माना और मानने के साथ साथ उन्होंने क्या कर दिया? भारतीयों ने इतनी बात सुनी कि भैया वकीलों ने न्यायालय में जाना छोड़ दिया। जो अंग्रेजों के स्कूल में भारतीय विद्यार्थी बालक पढ़ते थे, उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया। नाई ने बाल काटने छोड़ दिए अंग्रेजों के, धोबियों ने उनके कपड़े धोने बंद कर दिए, मोची ने उनके जूते सिलने बंद कर दिए। ये सब हुआ, ठीक है, सब ने, जिससे अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा आपका क्या होने लगा जी? नुकसान होने लगा। अब जब नुकसान होने लगा तो अंग्रेज जो थे वो बेचारे परेशान से होने लगे। लेकिन एक चीज और याद रखनी है कि आंदोलन ठीक चल रहा था, तभी एक घटना होती है, ठीक है, उस घटना का नाम था चोरा चोरी की घटना। कौन सी? चोरी की घटना। तो चोरा चोरी की घटना होती है। चोरा चोरी की घटना क्या? कि जिसमें 22 पुलिस वालों को 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिस वालों को क्या कर दिया जाता है? जिंदा जला दिया जाता है। अब जब इस बात का पता चला कि गोरखपुर में
22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया, जिस घटना को क्या बोलते हैं, चोरा चोरी की घटना कहते हैं। और जब कब हुई, 5 फरवरी 1922 को हुई। तो महात्मा गांधी क्या हो गए, हताहत हो गए कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया जी, स्थगित कर दिया 12 फरवरी को ही, कि भैया अब मैं असहयोग आंदोलन नहीं चलाऊंगा। और अंग्रेजों ने जब ये पता चला कि भाई सारों के पीछे कौन थे, महात्मा गांधी हैं, तो अंग्रेजों ने इन्हें कहाँ डाल दिया जी, आपका जेल में डाल दिया। और जेल में डालने के बाद इन्हें 6 साल की क्या हुई, सजा हुई। लेकिन इनका स्वास्थ्य खराब निकला, तो इन्हें 2 साल बाद ही 1924 में ही इन्हें क्या कर दिया गया था, रिहा कर दिया गया था। और रिहा होते ही ये कहाँ पहुंचे थे, इन्होंने कांग्रेस के बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता करी है, और वो कौन सा है जी, बेलग्राम का अधिवेशन। अब देखो, अब अगर बात करें असहयोग आंदोलन जो था, इसका 2 व्यक्तियों ने बहुत ज्यादा विरोध किया है। एक व्यक्ति था सीआर दास और एक व्यक्ति था मोतीलाल नेहरू। ठीक है, एक व्यक्ति कौन था, मोतीलाल नेहरू। तो इन्होंने सबसे ज्यादा विरोध करा था असहयोग आंदोलन का, लेकिन बाद में सीआर दास ने इसका समर्थन भी करा। और सीआर दास असहयोग आंदोलन में जेल जाने वाले पहले व्यक्ति भी थे। और जैसे मैंने बताया कि भाई महात्मा गांधी ने 12 फरवरी को उस घटना से, चोरा चोरी की घटना से प्रभावित होकर उन्होंने क्या कर दिया था, स्थगित कर दिया था। तो कई लोगों ने उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा टिप्पणी दी। सबसे पहले भैया नेहरू जी ने कहा कि देखो, अगर कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर में कोई अपराध करता है तो सजा किसको नहीं मिलनी चाहिए, कन्याकुमारी को। क्यों, क्योंकि भाई महात्मा गांधी ने जो आंदोलन ये स्थगित करा, ये पूरे देश का उस समय क्या था, आंदोलन था, और पूरा देश चल रहा था। तो एक घटना की वजह से यह आंदोलन आपका महात्मा गांधी को क्या नहीं करना चाहिए था, स्थगित नहीं करना चाहिए था। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जो थे, सुभाष चंद्र बोस ने एक बात कही कि देखो, यह आंदोलन जो था अपने चरम उत्साह पे था, लोग गांधी जी की बात मान भी रहे थे। तो इस आंदोलन को आपका महात्मा गांधी को आपका बंद नहीं करना चाहिए था। ये था आपका कौन, आपका असहयोग आंदोलन। बात समझ गए। 1920 में चालू हुआ और 1922 में आपका खत्म हुआ। भारत का सबसे पहला जन आंदोलन कौन सा था, असहयोग आंदोलन। ठीक, चोरा चोरी की घटना कब हुई, 5 फरवरी 1922 को। चोरा चोरी की घटना कहाँ हुई, तो गोरखपुर में हुई। असहयोग आंदोलन का विरोध किसने करा, तो सबसे पहले विरोध करा था सीआर दास ने और मोतीलाल नेहरू ने। और सीआर दास जो थे वो जेल जाने वाले क्या थे, पहले व्यक्ति थे। ठीक है, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हो तो भैया बिल्कुल आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक, और मैं अगर पूछूं आपसे कि भाई कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता करी है महात्मा गांधी ने सबसे पहले, तो बेलगांव अधिवेशन। और एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि महात्मा गांधी जब 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे, ठीक है, जिसे हम प्रवासी दिवस के रूप में बनाते हैं, तो महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में आपका पार्टिसिपेट करा था। कौन सा बताना है, लाहौर अधिवेशन था, लखनऊ अधिवेशन था, ठीक है, बेलगांव अधिवेशन था, वो आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, चलो भाई थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब देखो, अब हमने जो है इतनी सारी चीजें हमने पढ़ ली। ठीक, असहयोग आंदोलन पढ़ लिया। अब हम दूसरी चीज हम पढ़ने वाले हैं, एक आंदोलन, जिस आंदोलन का नाम था स्वराज दल। ठीक, स्वराज दल। अब देखो स्वराज दल था क्या, बेसिकली स्वराज दल की अगर मैं बात करूं तो 1922 से कांग्रेस के गया अधिवेशन में स्वराज पार्टी का क्या होता है जी, गठन होता है। और स्वराज पार्टी का गठन होता है आपका 1 जनवरी 1923 को। और स्वराज पार्टी का गठन करा था आपका सीआर दास, जो असहयोग आंदोलन में जाने वाला, जेल जाने वाला पहला व्यक्ति था, और दूसरा मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। अब देखो बात सुनो, मेरी थोड़ी सी बहुत डिटेल में बताऊंगा। अब सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने एक नया कमेटी बना दी, एक नया दल बना दिया, जिसका नाम था जी स्वराज। अब इन्होंने भारतीय जनता से कहा कि देखो, हमें अब इलेक्शन में आप जिताओ। ठीक है, इलेक्शन में आप जिताओगे
ठीक, अंग्रेजों के खिलाफ हम जाके खड़े होंगे, केंद्रीय असेंबली में बैठेंगे और अंग्रेज जो भी कोई कानून लेके आएंगे हम उसका सबसे पहले क्या करेंगे जी, विरोध करेंगे। तो भैया भारतीयों ने सुना कि भाई हम इनको वोट देंगे, ना कि अंग्रेजों को जबरदस्ती में। तो स्वराज जब आपकी वोट हुए केंद्रीय विधानसभा के, तो 100 सीटों में से 42 सीटें किसको मिली, स्वराज दल को। और स्वराज दल जो है आपका उस समय का सबसे बड़ा या भारत का पहला विपक्षी दल जो बना था अंग्रेजों के खिलाफ, वो आपका स्वराज दल ही आपका मिला। अब स्वराज दल ने देखो काम करना स्टार्ट करा, अंग्रेजों के खिलाफ आपके चलते रहे और इन्होंने भारतीय जनता से एक प्रॉमिस करा था कि भाई हम कोई भी पद नहीं लेंगे, हमारा मेन मोटिव यही होगा कि अंग्रेज जो भारतीयों के लिए कुछ उल्टा सीधा कानून बनाते हैं उसको हम क्या करेंगे, रोकेंगे। अब हुआ क्या, इन्होंने एक कमीशन रोक दिया भैया, ली कमीशन। कौन सा कमीशन का विरोध कर दिया इन्होंने, ली कमीशन। अंग्रेज लेके आने चाहते थे, ये स्वराज दल मोतीलाल नेहरू वगैरह जो थे इसको क्या करना चाहते थे, आपका मना करना चाहते थे कि भाई देखो ये आंदोलन आपका सही नहीं है। तो इन्होंने स्वराज दल का आपका क्या कर दिया, इन्होंने ली कमीशन का विरोध करा। अब अंग्रेज भैया अब सोचने लगे कि यार कैसे तो हम इसको रोके स्वराज दल को, कि भैया इन्होंने तो हमारे लिए मुसीबत खड़ा कर दी, भैया 42 सीटें हैं, इनकी भी मेजोरिटी चाहिए। अब हुआ क्या, इन्होंने स्वराज दल वालों को लालच दिया। अब लालच दिया तो इन्होंने, स्वराज दल के एक व्यक्ति थे विट्ठल भाई, तो विट्ठल भाई को क्या दे दिया इन्होंने, उसका केंद्रीय असेंबली का क्या बना दिया जी, अध्यक्ष बना दिया विट्ठल भाई को। तो विट्ठल भाई को केंद्रीय असेंबली का अध्यक्ष बना दिया जाता है, ठीक, ये काम करा। उसके बाद मोतीलाल नेहरू को भी इन्होंने क्या दे दिया, एक सरकारी पद दे दिया। अब भैया इन्होंने प्रॉमिस करा था कि अंग्रेजों का हम कुछ प्रॉमिस ले लेंगे, हम कोई दल में नहीं जाएंगे। तो भैया भारतीय जनता बावली थोड़ी थी, उन्होंने समझा कि भाई ये तो क्या हो गए, ये बिक गए। ठीक है, तो आते आते भैया 1922 में इसका गठन हुआ और 1928 आते आते ये पार्टी जो हो गई वो आपकी खत्म हो गई। कौन सी, आपकी स्वराज दल। इतनी बात आपको याद रखनी है स्वराज दल से। ठीक, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है साइमन कमीशन। क्या नाम है जी, साइमन कमीशन। अब देखो साइमन कमीशन की बात करूं तो हम दो चीज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि अंग्रेज जो है 1600 ईस्वी में आए थे भारत और 1947 में हमारा पीछा छोड़ा। ठीक, अंग्रेज जो थे भारत में दो तरह के कानून बनाते थे, एक बोलते थे चार्टर एक्ट और एक बोलते थे भैया अधिनियम। क्या बोलते थे, अधिनियम। तो अंग्रेज जो थे भारत में दो तरीके के कानून बनाते थे, एक आपका चार्टर एक्ट और एक आपका अधिनियम। चार्टर एक्ट जो है इन्होंने कब से कब तक बनाया भैया, 1600 ईस्वी में से लेकर 1857 की क्रांति तक अंग्रेजों द्वारा जो भी आपके कानून आए हैं वो सब क्या कहलाए हैं जी, आपका चार्टर एक्ट आपका कहलाए हैं। ठीक, और सबसे लास्ट का जो चार्टर एक्ट था वो कौन सा चार्टर एक्ट था जी आपका, तो वो 1857 तक जितने भी कानून आए हैं अंग्रेजों ने हम पे थोपे, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का राज था ना 1857 क्रांति तक, तो वो सब क्या कानून थे, चार्टर एक्ट। और 1857 के बाद जो भी आपका कानून लाए गए उनको बोला गया जी आपका अधिनियम। तो हुआ क्या, जब 1919 का भारत शासन अधिनियम लाया गया तो अंग्रेजों ने एक बात कही कि भाई हर 10 साल में एक जांच कमेटी आएगी, एक कमीशन आएगा और वो क्या करेगा, वो भारत में आके जांच करेगा और देखेगा कि भारत में कितनी विकास की जरूरत है, किस पर कितना खर्चा होना है, वो सब की जांच करेगा, फिर रिपोर्ट देगा और क्या करेगा, वो आपकी इन चीज़ों को लागू कर देगा कि भाई इस चीज़ का उपयोग चाहिए, इतनी चीज़ की ज़रूरत है, तो उसको लिख देगा। ठीक है, और वो 10 साल तक विकास आपका होगा। तो ऐसे ही हुआ क्या, ये कमीशन आना था 1929 में, अब 10 साल बाद आना था। 1929 में तब हुआ क्या, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसमें जो सरकार थी वो कंजर्वेटिव सरकार थी, कंजर्वेटिव सरकार। तो कंजर्वेटिव सरकार को एक डर था कि 1929 में इंग्लैंड में क्या होने थे, इलेक्शन होने थे।
तो 1929 में इंग्लैंड में इलेक्शन होने थे। कंजर्वेटिव सरकार को ये डर था कि आगे को भैया एक सरकार आएगी जिसका नाम होगा लेबर पार्टी की सरकार आएगी, ठीक। और लेबर पार्टी क्या कर देगी, ऐसा कोई नियम बना देगी भारतीयों के लिए, वो क्या करेगी आपका, जो भारतीयों को आसान कर दे। तो उन्होंने सोचा कि 1929 में ना जाकर उन्होंने एक कमीशन की नियुक्ति कर दी जिसका नाम था साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन जो है वो 8 नवंबर 1927 को ही भारत में भेज दिया गया कि तू भारत में जा भैया, भारत की प्रोग्रेस के बारे में आपका बता कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं। अब हुआ क्या, इस कमीशन में 7 सदस्य थे साइमन कमीशन में, और सातों के सातों कौन से दी, अंग्रेज। अब भाई कोई इंग्लैंड से आ रहा हो, ठीक है, और आते ही हम पे कानून बनाना स्टार्ट कर दे, ऐसा थोड़ी होगा। और सारे के सारे अंग्रेज जिसे भारत की परिस्थिति का ना पता हो, बस भैया आ रहे हैं, हम पे कानून बना रहे हैं और जा रहे हैं। तो भैया पूरे भारत में आपका इस साइमन कमीशन का आपका विरोध हुआ। और एक चीज और ध्यान रखनी, साइमन कमीशन में एक सदस्य था कैलीमेंट एटली। कौन था जी, कैलीमेंट एटली। और कैलीमेंट एटली वो व्यक्ति है, जब भारत आज़ाद हुआ था तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री भी कौन था, कैलीमेंट एटली, जो साइमन कमीशन का क्या था, एक सदस्य था इन सातों में से, वो भी भारत आपका आया था। तो भैया पूरे भारत में आंदोलन फैल गया, ठीक है, कि भाई हम गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। अब हुआ क्या, इसका विरोध हुआ, काले रंग के गुब्बारे छोड़े गए। ये सबसे ज्यादा जो आंदोलन था ये उग्र था पंजाब में, ठीक। और पंजाब में क्या हो, उग्र इतना हो गया कि उस समय लाला लाजपत राय जो थे वो इस पंजाब को लीड कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने भैया उन पर लाठी चार्ज कर दी और साइमन कमीशन को क्या कर दिया जी, सॉरी, लाला लाजपत राय को क्या कर दिया, घायल कर दिया। और वे जब हॉस्पिटल में भर्ती हुए तो उन्होंने कहा, एक बात कही कि मेरे पीठ पर एक एक लाठी जो है अंग्रेजों के ताबूत का क्या करेगी जी, आपकी काम करेगी, ठीक है, कि ताबूत में जो कील ठुकती है ना उसका काम करेंगे, मेरे पे एक लाठी ने जो मारी है। और फिर लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है, आपकी मृत्यु हो जाती है। साइमन कमीशन का देखो बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। विरोध होने के बाद भी साइमन कमीशन ने एक घोषणा कर दी कि 1935 में एक चुनाव होंगे, प्रांतीय चुनाव, और इसमें एक अधिवेशन भी आएगा 1935 का शासन अधिनियम, और इसमें हम एक देश को भारत से अलग कर देंगे जिसका नाम होगा बर्मा। मतलब किस अधिवेशन में बर्मा, जो जिसे म्यांमार के नाम से जानते हैं इस समय, उसको हम अलग कर देंगे। तो वो कौन सा था, 1935 का शासन अधिनियम। तो भैया बर्मा किस कमीशन द्वारा भारत से अलग हुआ था, साइमन कमीशन द्वारा आपका भारत से क्या हुआ था, आपका अलग हुआ था, ठीक। इतनी बात आपको समझनी चाहिए। अब देखो, जब लोग इसका विरोध कर रहे थे, बहुत सारे लोग, कि भैया साइमन कमीशन क्यों आया है, सारे अंग्रेज हैं सातों के सातों, ये हम पे क्या कानून बनाएंगे, इन्हें क्या पता भारत की परिस्थिति का। तो जो उस समय भारत का वायसराय था उसने पूरे के पूरे भारतीयों को क्या दे दी जी, चुनौती दे दी कि भाई हम तो तुम्हारा अच्छा सोच रहे हैं, ठीक है, हम तुम्हारे लिए कानून लेके आ रहे हैं, लेकिन तुम इसका विरोध कर रहे हो। तो विरोध क्यों कर रहे हो तुम, हम तो तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहे हैं। तो अगर तुम्हें इतना शौक है तो भाई कुछ अपना बनाओ, कुछ अपना बना के हमें दो, ठीक है। तो हम इस चीज़ को माने भी कि हाँ भाई तुमने अच्छी कमीशन दिया, अच्छी रिपोर्ट दी है, हम मान लेंगे। तो भैया भागे भागे जिन्ना साहब जाते हैं और वो एक फॉर्मूला लेके आते हैं, 14 सूत्री जिन्ना फॉर्मूला। कौन सा, 14 सूत्री जिन्ना फॉर्मूला। अब भैया 14 सूत्री जिन्ना फॉर्मूला जो था, इसको क्या करा, अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं करा कि भाई, जिन्ना साहब गए थे कि भाई ये चीज़ें हैं हमारी, ऐसे ऐसे भारत को चलाओ। अंग्रेजों ने कह दिया कि भाई बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मांगते नहीं हम तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद आपका मोतीलाल नेहरू गए अपनी रिपोर्ट लेके कि देखो हमारी रिपोर्ट है, हमें जो है भारत में ये सुधार आपके कराने हैं, डोमिनेट स्टेट बनाना है। तो भैया मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट को भी अंग्रेजों ने नहीं माना कि ये रिपोर्ट आपकी खराब है। क्यों, माननी तो उनकी किसकी थी, साइमन कमीशन की। और मोतीलाल नेहरू की बेइज्जती करके उन्हें बाहर निकाल दिया। अब लाहौर अधिवेशन करते हैं भाई जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने कहा कि भैया हमें स्टेट नहीं बनाना, क्योंकि उसके पिताजी की बेइज्जती हो गई। तो उसने क्या कर दिया, आपका लाहौर अधिवेशन करा। किसने, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक। तो जवाहरलाल नेहरू ने अपने पिता की बेइज्जती के लिए एक अधिवेशन करा जिसका नाम था लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। और
जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि देखो अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो पूर्ण आज़ादी चाहिए। अब जा हमें नहीं चाहिए अंग्रेज अब जा हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए भाई, अपना अब जा कंप्लीट राज चाहिए, हमें नहीं चाहिए साइमन कमीशन। तो किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की बात कही है? तो वो है जी आपका लाहौर अधिवेशन। ठीक, इसी चक्कर में इन्होंने 26 जनवरी के दिन जो था 26 जनवरी 1930 को लाहौर में एक झंडा फहराया था और इन्होंने बोला था कि जब दुनिया जो है अपनी सो रही होगी आराम से, भारत अपने क्या बना रहा होगा? आज़ादी मना रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए जो है अगर संविधान को देखें कि भाई संविधान लागू 26 जनवरी के दिन ही क्यों हुआ था, 26 तारीख को ही, वो ये था क्योंकि हमने 26 जनवरी 1930 को जो लाहौर अधिवेशन करा था तो नेहरू जी ने भारत को उसी दिन क्या घोषित कर दिया था? पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया था। ठीक, बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है आज के टॉपिक में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।